अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी नियाज अली मंजू जी जुड़ चुके हैं। आज बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव की किस तरह से तैयारी है, किस तरह से विचार रखते हैं। हमारी लोकसभा की पूरी तरीके से तैयारी है और हम लगातार जनता के संपर्क में हैं। बनारस के जितने वार्ड हैं उन तमाम वार्डों में मेरा भ्रमण चल रहा है और मैं जनता के से लगातार संपर्क कर रहा हूं अपने विचारों को। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने हमको बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और वाराणसी लोकसभा 77 का मैं प्रत्याशी हूं। ऐसे में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन अलग चुनाव लड़ रही है और तमाम पार्टियां जैसे ओवैसी साहब है उनके एक गठबंधन बना है। ऐसे में वाराणसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सांसदीय क्षेत्र रहे थे, किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी आपको? देखिए, मेहनत तो चाहे चुनाव छोटा हो चुनाव बड़ा हो और यह लोकसभा का हो विधानसभा को, मेहनत तो जरूरी है। जनता के बीच में जाना पड़ता है और जनता उनको बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है कि जो जनता का काम करता है, जनता का सेवक रहता है, जनता उस पर विचार करती है। मैं विगत 35 वर्षों से लगातार 30 वर्षों से जनता के बीच में रहा हूं, जनता का नुमाइंदा रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी से सभासद रहा हूं और उसके बाद मैं 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। आप देख ही रहे हैं कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरा चरण चुनाव आने वाला है। अभी राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है और ये काशी के संसदीय क्षेत्र से वो हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया है, मुसलमानों को उसमें घुसपैठी भी कहा है और ये भी कहा है कांग्रेस पर जिस तरह से हमला किया है। किस तरह से विचार रखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हिंदू के भी प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिम के भी प्रधानमंत्री हैं, सिख के भी प्रधानमंत्री हैं, ईसाई के भी प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश के रहने वाले समस्त नागरिक जो भारत के रहने वाले हैं सबके प्रधानमंत्री हैं और हम लोग उनसे हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि समाज के अंदर भारत में रहने वाले समस्त जाति धर्म के मानने वालों को जोड़ने का काम करेंगे, न कि तोड़ने का काम करेंगे। कभी वो भाषण देते हैं कपड़े से पहचाना जाता है, कभी भाषण देते हैं कि नक्सल हैं, नक्सल सोच के मुस्लिम हैं, कभी जो है बहुत तरह के हम लोगों पर इल्जाम लगाए जाते हैं। ये सरासर गलत बात है। हम भारत के सम्मानित नागरिक हैं और हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति अच्छे विचार हैं। उनको और अच्छा सोचना चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए, समाज के लोगों को पूरा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इसी भारत की जनता ने उनको अपना अमूल्य मत देकर के देश का प्रधानमंत्री बनाया है। जिसे घुसपैठी से जैसे अल्फाज बड़े स्टेट से जब देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये प्रधानमंत्री जातिवाद का तो पूरी तरह से फैला रहे हैं? देखिए, जातिवाद फैलाएं या न फैलाएं, लेकिन शब्दों का प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए। किसी भी इंसान को बगैर उसकी जांच किए हुए, बगैर उसके चरित्र को देखे हुए, उसके सारी गतिविधियों को देखे हुए किसी तरह का कोई इल्जाम लगाना चाहिए। अगर घुसपैठी अगर कह रहे हैं तो पहले किसी भी व्यक्ति को अगर घुसपैठी है तो पूरा समाज घुसपैठी, मुस्लिम समाज घुसपैठी नहीं हो सकता। अच्छे इंसान हिंदू में भी होते हैं, अच्छे इंसान मुसलमान में भी होते हैं, अच्छे इंसान सिख में भी होते हैं, ईसाई में भी होते हैं। अब बुरा इंसान भी जो है सभी जाति धर्म में होता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा समाज गलत है। आप किसी एक व्यक्ति विशेष जो गलत है आप उसको कह सकते हैं, पूरे समाज को नहीं कह सकते। और एक चीज और है कि जिसमें तरह आपको टिकट मिला है बसपा से, और बसपा की बहुत सी चीजें वायरल होती हैं, सोशल मीडिया पर चलती हैं कि अगर से बसपा को सपा को हराने के लिए भाजपा को भी फायदा पहुंचाना पड़ा तो हम पहुंचाएंगे, ऐसा मायावती का स्टेटमेंट था। देखिए, चुनावी माहौल है, ये चुनावी समर है, इसमें बहुत सारी पार्टियां जो है अब बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते रहते हैं और ये जनता की अपनी सोच है, विचार है कि जनता क्या सोचती है।
लेकिन सच्चाई ये है कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों की, दलित की, अल्पसंख्यकों की, सभी जाति धर्म के मानने वाले लोगों की हितैषी रही है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने 4-4 बार मुख्यमंत्री थी। उसके उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय की कानून व्यवस्था देख लीजिए और वर्तमान समय की कानून व्यवस्था देख लीजिए, जमीन और आसमान का फर्क है। उस समय जनता का काम होता था, सारे लोगों दुख, सारे जाति धर्म के मानने वाले लोगों का काम होता था। आज किसी व्यक्ति विशेष का काम होता है। मैं साफ तौर पर कह सकता हूं, किसी व्यक्ति विशेष का काम होता है, वो भी होता है कि नहीं होता है, लेकिन मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर इल्जाम लगा करके मतों का ध्रुवीकरण करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही। इसमें बार बार ये भी कहा गया है कि वोट कटुआ, जैसे ओवैसी साहब को, अब मुस्लिम कैंडिडेट कोई किसी भी अदर पार्टी से निकलता है तो उसको वोट कटुआ भी कह दिया जाता है। इस तरह से लहरी साहब को भी टिकट मिला था तो उस पर भी जो सियासी घमासानी में यही था कि वोट कटुआ है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो जनता की सोच है, ये तो अपने अपने कुछ लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि सारी पार्टियां अपना चुनाव लड़ती हैं, मुद्दों के आधार पर लड़ती हैं, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से चुनाव लड़ती हैं। जो भी पार्टी का मैनिफेस्टो रहता है उसके आधार पर चुनाव लड़ती हैं और हर प्रत्याशी अपना प्रयास करता है चुनाव जीतने के लिए। अब इल्जाम तो कोई किसी को बगैर देखे कुछ भी लगा सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो कोई इल्जाम लगा रहा है वो सही है। ये काफी कठिन होगा जिस तरह से आस्था का राजनीतिकरण कर दिया गया। ऐसे में मुस्लिम वोट तो कहीं ना कहीं आप किसी को पार्टी मिल सकता है, लेकिन हिंदू वोटों का कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण होगा इस बार। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को सभी जाति धर्म के लोगों का वोट मिलता है, पिछड़ों का मिलता है, दलित समाज का वोट मिलता है, मुसलमानों का वोट मिलता है, अगड़े समाज के लोगों का वोट मिलता है, ब्राह्मण का वोट मिलता है, सभी जाति धर्म के लोगों का मत मिलता है, उनका वोट मिलता है। और ये जीता जागता सबूत है कि सभी जाति धर्म के मानने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत करके विधानसभा से लेकर के लोकसभा में पहुंचने का काम करते हैं। तो इल्जाम को, इसको मैं सरासर गलत मानता हूं। मैं ये जानता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम सीधी सी बात है, ये मैं जानता हूं। इस तरह से बुनकरों पर जैसे एक तरह एमएसपी ला दिया गया। अब बुनकरों को जो सब्सिडी जो मुलायम सिंह की सरकार में मिलती रही, 65 में उनको बिजली मिलती रही, अब जो है उसको बढ़ाकर 75 कर दिया गया। किस तरह से जिस तरह से बुनकरों का शोषण हो रहा है, उनके लिए क्या चीजें आपके पास हैं, आपकी पार्टी के एजेंडे में कुछ है? देखिए, शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी जब भी सरकार में रही है, बुनकरों का भला हुआ है, उत्तर प्रदेश का रोजगार मजबूत हुआ है, अपराध पे नियंत्रण रहा है। आज बुनकरों की हालत ये है उत्तर प्रदेश के अंदर कि पावरलूम की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। मोहल्ले में चले जाइए, पावरलूम चलाने वाले समस्त कारीगर सड़कों पर अब नजर आते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो पावरलूम चलाने वाले लोग अपने घर पर पावरलूम चलाते थे, नजर नहीं आते थे, काम करते थे। अब वर्तमान समय के अंदर बिजली पर से सब्सिडी, पावरलूम पर से सब्सिडी हटा दी गई। अब सब्सिडी हटाने का नतीजा आज बुनकरों को 1720 रुपया, 1750 रुपया बिजली की बिल देना पड़ रहा है। कमर्शियल रेट में बिजली की बिल देना पड़ रहा है। कमर्शियल रेट में मकान का हाउस टैक्स देना पड़ रहा है। अगर कोई शख्स अपने घर के अंदर 1-2 पावरलूम लगा करके अगर चलाता है तो उसको पूरे मकान का कमर्शलाइजेशन करके उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया, उसका हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया। तो बहुजन समाज पार्टी इसकी लड़ाई लड़ती है और लड़ाई लड़ती रहेगी। आज एमएसएमई का मामला ले लीजिए, पूरे देश का वे कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं और बड़े भी उद्योग जो लोग हैं, जिन लोगों ने जो है क्या कहते हैं, इस कानून के सारे लोग दायरे में आ चुके हैं। जीएसटी की मार तो वैसे भी हर आदमी झेल रहा है। कतान के ऊपर जीएसटी, सारे सामान के ऊपर जीएसटी, सामान महंगा हो गया, वीवर परेशान है, बुनकर परेशान है। और उसके बाद 45 दिन के अंदर, एमएसएमई के अंदर अगर 45 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट 45 दिन पे नहीं किया तो उसके ऊपर भारत सरकार 30% टैक्स लगाने का काम कर रही है। आज के दौर में
जो व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए का माल अगर गुजरात से या कहीं से भी मंगवाता है तो उसको 15 दिन माल आने में लगता है और 30 दिन उसको जो है उसके पास मिलता है और 30 दिन में उसको 1 करोड़ रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर टाइम से पेमेंट अगर नहीं हुआ तो 30% का उसको जुर्माना टैक्स लगने का। आज नतीजा ये हुआ है कि माल मार्केट में बिक नहीं रहा, टैक्स की डर से लोग जो है अपना माल वापस कर रहे हैं, व्यापारियों को, फैक्ट्रियों को माल वापस हो रहा। आज पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी परेशान। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। लाखों करोड़ नौजवान जो है इसके अंदर नौकरी करते हैं, रोजी रोटी सबकी चलती है। आज रोजी रोटी पर कुठारघात हो गया है, व्यापारी परेशान है, कुटीर उद्योग वाले परेशान हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं वो परेशान हैं। आज शिक्षा के मामले को लीजिए, आज नौजवान शिक्षित होकर के अपने घरों में बैठा है, नौकरी नहीं मिल रही। उसको 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरी हुई, कोई नौकरी नहीं, हर घर के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है। तो सवाल तो ये है। आज गैस सिलेंडर को उठा लीजिए, 400 रुपए का सिलेंडर जो है 1200 रुपए का आज मिल रहा है। तो सवाल तो है इस बात का, जनता इस बात। महंगाई उठा लीजिए, सरसों का तेल 200 रुपए के ऊपर है, चावल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, गेहूं महंगा हो गया, मसाला महंगा हो गया। समस्त जरूरत की चीजें जो जनता भोजन करती थी, आज भोजन महंगा हो गया। दूध पर जीएसटी है, टैक्स लग रहा है, दही पर लग रहा है, पनीर पर लग रहा है, सारी जगह जीएसटी लगा हुआ है। दूध दही पर, पनीर पर, खाने पर, चीज पर, आटे पर, चावल पर, दाल पर, इन सब चीजों को जीएसटी से बाहर करना चाहिए। भारत सरकार को इस बात के लिए सोचना चाहिए। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस पे विचार करिए। जनता बहुत परेशान है। इन सब सारे मुद्दे को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूं, 77 लोकसभा का प्रत्याशी हूं और मैं इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं सड़कों पर उतरूंगा, अपनी सभाओं में सारी चीजों को कहने का काम करूंगा, जनता को समझाने का काम करूंगा और जनता के सामने को बताने का काम करूंगा। जितनी भी बातें, बहुत सारे मुद्दे हैं, चुनावी सभा में आगे हम लोग बोलेंगे इस बात को। जनता भली भांति इस बात को जान रही है, समझ रही है जनता। गरीबी नहीं हट रही है, गरीबों को ही हटाया जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है। ऐसे में तमाम महंगाई, तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर मोदी जी का नारा है 400 के पार। देखिए, कहने के लिए तो नीतीश कुमार ने कही दिया था, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने कही दिया कि 400 के पार की आप बात कर रहे हैं, आपको 4000 MP दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 400 के पार की क्या स्थिति है। जब लोकतंत्र में जो है 4000 सीट ही नहीं है और 4000 सीट वो देने की बात कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये 400 का नारा जुमला है। 400 का नारा जुमला है और ये चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ये जुमला साबित भी हो जाएगा। मोदी जी बराबर परिवारवाद के लेकर कांग्रेस पर बराबर हमला करते रहे हैं, तमाम पार्टियों पर हमला करते रहे, लेकिन इस बार जिसे मन की बात लेकर आते हैं, इस बार कह रहे हैं मोदी का परिवार। तो किस तरह से देखते हैं मोदी का परिवार कैसे? देखिए भाई, अपना खुद का तो परिवार है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी शब्द उनके मुंह में आएगा वो कह देंगे। भाई, उनका पूरा परिवार है ही है, देश तो उनका परिवार है ही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी तो उनका पूरा परिवार तो हम लोग हैं ही हैं। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी से अलग हट करके हमारा परिवार। जब देश के हमारे मुखिया हैं, देश के 140 करोड़ जनता के जो प्रधानमंत्री हैं, तो उनका परिवार तो है ही है हम लोग। अब आने वाले चुनाव में ये परिवार उनके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये समय बताएगा। विश्व गुरु को बता रहे हैं और 86 करोड़ जनता को राशन भी दे रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, ये देश जानता है कि भारत कितने स्थान पर है, किस स्थान पे है। अब अपने मुंह से अगर भारत के उन्हीं के पार्टी के लोग अगर विश्व गुरु बना रहे हैं तो भाई उनको मुबारक हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बार बार ये भी कह रहे हैं, जब 400 के पार है तो ये 88 करोड़ जनता को राशन कैसे दे रहे हैं? देखिए, जनता को रोजगार न देने के कारण जनता जो बिल सड़क पर उतर रही थी, उसको 5 किलो राशन का जो है आश्वासन दे करके
और 5 किलो राशन दे करके उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता 5 किलो राशन मजबूरी में ले रही है। आज अगर घर के अंदर व्यापार हो, घर में रोजगार हो, शिक्षित नौजवान हो, तो उसको 5 किलो राशन के ऊपर अपने को आश्रित नहीं करना पड़ेगा। तो किसी को राशन दे करके उसकी आर्थिक स्थिति, उसको कमजोर करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। उसको इस लायक बनाना, जो 5 किलो राशन ले रहे हैं, उनके परिवार को इस लायक बनाना कि वो खुद मेहनत से कमा करके अपने परिवार की जिम्मेदारी चला सके, ऐसी स्थिति पैदा करना चाहिए। अच्छा लगा बात करके, मिलते हैं अगली अपडेट।